वो ज़रा वाइफ है ना। हरिशंकर परसाई। अच्छा भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूँ। अपना पेट भरकर मानवतावादी होने में ही सुभिता भी है। दूसरे के घर भोजन करने के बाद तो बड़े ऊंचे और पवित्र विचार मेरे मन में आते हैं। कुछ लोग भूखे होते हैं तब ऊंचा चिंतन होता है। तपस्वी को पेट भरने पर बदमाशी सूझती थी और खाली पेट दर्शन। मेरी प्रकृति तपस्वियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। भूखा होता हूँ तब चाट की दुकान से आगे चिंतन बढ़ता ही नहीं। खैर इतना निश्चित है कि विचार पेट से ही पैदा होते हैं, वो भरा हो चाहे खाली। मुख्य बात है कि अपने पेट को पहचाना जाए, वरना भूल हो सकती है। मेरे एक गांधीवादी मित्र कांग्रेस की शुद्धि के लिए साल में 1-2 बार उपवास कर डालते थे। हर उपवास के बाद कांग्रेस की हालत और बिगड़ती जाती। वे गुस्से में अगली बार 10 की जगह 15 दिनों का उपवास कर डालते। कांग्रेस की हालत ड्योढ़ी खराब हो जाती। मेरे समझाने से उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया, तो इधर कांग्रेस की हालत कुछ सुधरी है। मैंने उनसे कहा कि उपवास से सुधार का ज़माना गया, अब खाने से सुधार होता है। 1 महीने किसी दूसरे का खाकर देखो कि संस्था में कैसी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा, यानी हरामखोरी? हरामखोरी से अब तरक्की होती है? मैंने कहा, शब्दों के प्रयोग के बारे में बहुत सावधान हूँ। उपवास का कोई ठिकाना नहीं। क्या पता सोमवार की शाम को उपवास रखकर सारा देश अच्छा सोचता है या बुरा। सवेरे सामने की झोंपड़ी की एक स्त्री लड़के को इसलिए मार रही थी कि वो रोटी मांग रहा था। लड़के ने विचार किया कि भूख में ज्यादा कष्ट है या मार में। उसने तय किया कि मार में ज्यादा कष्ट है। वो भूख को लेकर मां को गाली देता हुआ भाग गया। मैंने इन लोगों में सोमवार के उपवास की अपील का प्रचार करने का इरादा किया था। अब मुझे उस लड़के से डर लगता है, वो बहुत बुरी गाली देता है। अगर मैं ये बताना भूल ही जा रहा हूँ कि कैसे अच्छे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ। मेरे एक दोस्त की शादी की दावत थी। मैंने उसे बधाई दी। शाबाश, तुमने वो कर दिखाया जो हमसे नहीं बना। फिर वही भोजन हुआ। आजकल किसी के घर भोजन करने में वही सुख मिलता है जो अनाज की स्मगलिंग में। खिलाने वाले को भी लगता है कि मेरे घर में सरासर चोरी हो रही है। खाकर लौटा और मैं लेट गया। मन में महीनों से रुके ऊंचे विचार उमड़ने लगे। सोचा, दुनिया का भला मैं किस तरह करूं? चाहता हूं सब सुखी रहें, सारे पति पत्नी सुखी रहें, परस्पर विश्वास अटल रहे, किसी के 3 से ज्यादा बच्चे न हो। इन्हीं ऊंचे संकल्पों में डूबा था कि एक शरीफ आदमी आ गए। जो लेखक नौकरी नहीं करता वो ऐसी गाय होता है जिसे कोई भी पकड़कर दू सकता है। मैं समझ गया कि इन सज्जन को चाय के लिए दूध की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए स्तन झंझोड़ने आए हैं। उनके हाथ में एक पाठ्य पुस्तक थी। कहने लगे, थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, इसमें से कबीरदास के पदों का अर्थ समझा दीजिए। मैंने कहा, आप क्या किसी इम्तिहान में बैठ रहे हैं? वो बोले, जी नहीं, वाइफ बैठ रही है। मैंने कहा, लेकिन अर्थ तो आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं समझ लूंगा, फिर उन्हें समझा दूंगा। मैंने कहा, वे ही क्यों नहीं समझ लेती? वे चुप हो गए। मैंने सोचा, या तो ये मुझे लंपट समझता है या अपनी पत्नी को उल्टा। इसे डर है कि कबीर समझाते समझाते मैं विद्यापति न समझाने लगूं। मैंने कहा, देखिए, आप साहित्य के विद्यार्थी कभी रहे नहीं। मैं जो समझाऊंगा उसका 50% आपके पास रह सकेगा, उसमें से 25% अपनी पत्नी को आप दे पाएंगे। मगर पास होने के लिए तो 33% चाहिए ना, यानी आपके अर्थ समझाने से तो वो फेल हो जाएंगी। उन्होंने सोचा और फिर कहा कि आप ठीक कहते हैं, आपको उन्हें ही समझाना चाहिए। कबीर पर तो वे राजी हो गए। मैंने धीरे से कहा, इसमें विद्यापति भी तो हैं। वे सावधान थे, तपाक से बोले, उसे जाने दीजिए, वो तो अश्लील है। मैं समझ गया। मन में कहा, तू क्या कबीर को भला आदमी समझता है? अरे कबीर को अगर ढंग से कोई समझ ले तो विद्यापति से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मन फूला फूला फिरे जग में कैसा नाता रे, अगर ठीक से पत्नी समझ ले तो तेरी गृहस्थी ही टूट जाए। एक आचार्य हमें हिंदी का काव्य पढ़ाते थे। उन्हें भी अश्लील का बहुत डर था।
जहां भी सुंदर काव्य पंक्तियां आ जाती वे मुंह बनाकर कहते, छोड़ दो, अश्लील है। वे लड़कियों को अलग से वो अंश समझाने के लिए तत्पर रहते थे। कुछ लोगों के लिए हर प्रकार की सुंदरता अश्लीलता है। जो कुरूप होता है वही उनके लिए पवित्र होता है, और कुरूपता के सिवा पवित्रता की कल्पना उन्हें होती ही नहीं है। मुझे एक और घटना याद आ रही है। तब हम वसुधा निकालते थे। एक दिन एक सज्जन कुछ कविताएं लेकर आए, मुझे दिखाई। मैंने पूछा, आपने लिखी हैं? वो बोले, नहीं, वाइफ ने लिखी है, ज़रा देख लीजिए। मैंने देख ली, कहा ठीक है। वो बोले, तो पत्रिका में छाप दीजिए। मैंने कहा, छापी नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, कमज़ोर है। वो बोले, तो जो खराबी है मुझे बता दीजिए, जो सुधार आप बताएंगे मैं उन्हें बता दूंगा, वे सुधार कर लेंगी। मैंने कहा, ये कविता है जनाब, गणित नहीं है कि मैं सवाल हल करने की रीति बता दूं और उत्तर निकाल दूं कि आप समझ लेंगे। इसे तो जो लिखता है वही समझ सकता है। वे फिर से आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मैं उन्हीं को बता सकूंगा। वो परेशान हुए, बोले, वो कैसे आएंगी? मैंने पूछा, क्यों? उनका जवाब था, बात यह है कि वो ज़रा वाइफ है ना। चकराने की बारी मेरी थी। वो ज़रा वाइफ है ना? सोचा इसकी पत्नी बीमार होती होगी और डॉक्टर आता होगा तो ये स्टेथोस्कोप अपने सीने में लगवाता होगा। डॉक्टर कहता होगा कि मगर बीमार तो वो हैं। तो वो कहता होगा कि हाँ, लेकिन मेरी ही जांच कर लीजिए, वो ज़रा वाइफ है ना। डॉक्टर कहता होगा, उनकी जीभ भी देखनी है, तो ये जीभ निकाल देता होगा, मेरी ही जीभ देख लीजिए, वो ज़रा वाइफ है ना। मैंने उनसे कहा, देखो भाई, ये कविताएं ले जाओ। पतिव्रताओं को इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी सचमुच मुश्किल में पड़ गया है। दरवाजे खुल गए हैं, सामने बहुत से रास्ते दिखाई देने लगे हैं। इन पर बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी हैं, मगर इन पर बढ़ें कैसे, ये कठिन सवाल है। स्त्री को आगे बढ़ाने वाले कुछ अति उत्साही लोगों से मेरा परिचय है। इन सबकी परेशानी मैं समझता हूँ और उनसे सहानुभूति भी रखता हूँ। आगे बढ़ी हुई स्त्री के पति कहलाने का गौरव बहुत स्वस्थ और जायज़ है, मगर वो बढ़े कैसे? कुछ लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पीठ पर लाद कर आगे ले जाकर रख देना चाहते हैं, और जब पट्टी खुले तो वो ये कहें कि आहा, हम तो इतने आगे बढ़ गए। वैसे ये तरीका बुरा भी नहीं, सिर्फ यही कि आदमी जिंदगी भर कुली का काम करता है। जानता हूं कि ऐसी बातें करना नाराजगी पैदा करना है। पिछले दिनों कुछ लोग नाराज हो गए थे। एक सांस्कृतिक संस्था का वार्षिकोत्सव था, उसमें ही मैं गया था। संगीत और नाटक हुआ। बाद में संस्था के लोगों के साथ चाय पीते वक्त मैंने पूछा, साल में कितने नाटक खेल लेते हैं? वे बोले, ज़्यादा नहीं हो पाते। बात यह है कि पार्ट करने के लिए स्त्रियां मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने कहा कि आप अपनी पत्नी को स्टेज पे ले आइए ना। आप लोगों की पत्नियां अगर नाटक में काम करने लगें तो दूसरी भी आ जाएंगी। आप में से कितनों की पत्नियां स्टेज पर आती हैं? किसी की नहीं। तो मैंने कहा कि हमारी मुश्किल ये है कि हम हमेशा दूसरे की बीवी की खोज करते हैं, दूसरे की स्टेज पर आ जाए, अपनी ना आने पाए। दूसरे की नहीं आती तो कहते हैं कि बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। हम पिछड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने उसका मुरब्बा बनाकर घर में रख छोड़ा है। वे लोग नाराज हुए। यूं ऊपर से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर आंखों से वो यही कह रहे थे, वो कैसे आएंगी, वो ज़रा वाइफ है ना। बात कहाँ तक चली गई और अब सिमट नहीं रही है। सारा दोष उस कबीर के पद समझने वाले का है। मैं तो भोजन करके सीधे और भले विचारों में डूबा था। उसने आकर मन को बहका दिया। मुझे इन सब उलझनों से क्या मतलब, और फिर इन्हें समझना क्या आसान है। जैनेन्द्र कुमार ने इन मामलों को समझने में जिंदगी गुजार दी, फिर भी नहीं समझ पाए। मेरी क्या बिसात।